दोस्तों CGPSC रेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम हाल ही में जितने एग्जाम हुए हैं, जो महिला पर्यवेक्षक की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, उन्हें हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन चुनिए। इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। क्या यह सही है? जी नहीं। यह WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। तो आपका केवल 2 जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए NCPCR के बारे से देख लेते हैं। इसकी स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो जी हैं। ठीक है, इनको याद रखना। अच्छा, वर्तमान में कानून मंत्री कौन है बता सकते हैं? केंद्रीय कानून मंत्री हाल ही में चेंज किया गया है, आप लोग जानते होंगे। तो इससे पहले किरण रिजिजू जी थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया गया है कानून मंत्री। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल, ये क्या है? भारत के कानून मंत्री। ठीक, छत्तीसगढ़ में कानून मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टीकाकरण से, ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। टीकाकरण से तो आप लोग को पता होगा, लेकिन ये मिशन इंद्रधनुष है, ये बैंकिंग से भी संबंधित है, बैंकिंग रिफॉर्म से भी संबंधित है। ठीक है, तो ए और बी दोनों इसमें आ जाएंगे। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। तो PJ नायक कमेटी बनाई गई थी, है ना, और इसके प्रतिवेदन पर ही 2015 में भारत सरकार द्वारा जो है मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था ना। तो बैंकों में जो बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, तो उनके लिए ये लाया गया था, है ना। मिशन इंद्रधनुष एक और है जो 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया, जो कि शिशुओं के टीकाकरण से संबंधित था। ठीक है, तो ये दोनों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष जो है बैंकिंग रिफॉर्म से भी रिलेटेड है और आपका टीकाकरण से भी रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अभी हमने पढ़ा, ये 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लैंगिक विभेद से संरक्षण प्रदान किया गया है? काफ़ी आसान सवाल है, आप आराम से बना सकते हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार, है ना, कि केवल धर्म, लिंग, जाति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक, तो अनुच्छेद 15 को याद रखिएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और भारत में जस्ट उल्टा हुआ है ना। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम हमने अपनाया और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिन्हें परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, और हो गया उल्टा। अभी भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है, चीन को भी हमने पीछे पछाड़ दिया है। ठीक है, तो जबकि हमने सबसे पहले अपनाया था इस चीज़ को, और हम दुनिया के पहले देश थे जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम लॉन्च किया था 1952 में, और आज 2023 है और हम दुनिया के सबसे आबादी वाला देश बन गए हैं। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। 1952 में हमने स्टार्ट किया था परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? ये लास्ट ईयर जो आपका 21 में हुआ था एग्जाम महिला पर्यवेक्षक का, उसमें आया था। और वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान सिनारियों में देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो भारत में अभी भी जो है तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर जो है वो GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, प्राथमिक कृषि ये सब का तो बहुत ही कम योगदान है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा योगदान है ना। सर्विस सेक्टर जो आपका बैंकिंग है, जो हॉस्पिटलिटी है ना, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में आती हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं जिसको। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2023 में आया था। आपको देख के लगेगा काफ़ी टफ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं।
जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। क्या ये राज्यों की स्कीम्स हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो भारत सरकार की स्कीम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये तो रॉन्ग हो गया। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर की कमी लाना है। हाँ, हमने क्योंकि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए हमने इसको लॉन्च किया है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है। सरकारी अस्पताल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और वहाँ आपको क्या है, डिलीवरी करानी है। फिर आपको क्या है, इस योजना के तहत आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये भी सही है। इसके उद्देश्यों में एक वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। नहीं, ऐसा नहीं। ये बेसिकली जो है जन्म देने के लिए जो डिलीवरी है उसको इंस्ट्राइज करने के लिए, है ना, संस्थागत करने के लिए इसको लाया गया था, प्रोत्साहन देने के लिए, है ना। पहले घर में ही डिलीवरी ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी दाई वाई के माध्यम से, तो उस चीज़ को गवर्नमेंट ने चेंज कर लाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, आपका फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लग सकता है कि टफ था, बट अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जननी सुरक्षा योजना है, ये 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया था। ठीक है, उस टाइम कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक, किस लिए लाए थे? संस्थागत प्रसव को, है ना, घर में जो प्रसव कराते थे उसको हमने हॉस्पिटल में करवाना स्टार्ट किया, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये 100% केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, राज्य सरकार की योजना नहीं है ये। और इसमें क्या है, नगद सहायता दी जाती है। कितनी सहायता? ग्रामीण इलाकों में 1400 रुपये की राशि दी जाएगी। शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, और मातृवंदना योजना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें 5000 की राशि दी जाती है 3 किस्तों में। ठीक है, तो इसे याद रखेगा, ये यूपीएससी में इस बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। ठीक है, एनीमिया आप लोग जानते होंगे, खासकर महिलाओं को काफ़ी होता है। एनीमिया में आप जानते हैं कि उसमें फोलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, उसमें कैल्शियम क्यों देंगे भाई, है ना। कैल्शियम तो आपको हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा। आदमी को अगर एनीमिया हुआ है तो उन्हें फोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। ठीक, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा। इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। ठीक है, उन्हें कृमि मुक्त करने की दवाई दी जाती है, ये भी सही बात है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को देखना, आपने कई बार दवाई दिया जाता है स्कूलों में, है ना, कृमि मुक्त करने के लिए। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारकों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। क्या ऐसा भी है? बोल सकते हैं ऐसा भी है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? केवल 3। पहला वाला तो कैल्शियम देना नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखिए 2018 में इसने स्टार्ट किया इसको, एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, इसमें क्या है, 6 महीने से 19 साल के जो भी बच्चे हैं उनको क्या है, आयरन है, फोलिक एसिड है, ये सब का टेबलेट दिया जाता है। ठीक है, स्कूलों में। और राष्ट्रीय परिवार संरक्षण 2019-20 के अनुसार भारतीय महिलाएं और बच्चे जो है अत्यधिक एनीमिक है ना, एनीमिया उनमें ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।